इन दोनों रिपोर्ट्स में दिए गए आंकड़ों का वर्ण व्यवस्था के अनुसार विश्लेषण करने पर हमें पता चल जाएगा कि भारत के संविधान से टकराता हुआ एक बहुत ही पुराना और शोषणकारी विमर्श अब भी अपना असर दिखा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने के लिए मनुस्मृति के अध्याय 10 के श्लोक 51 और 52 पर गौर करें। इन श्लोकों के अनुसार चांडालों का निवास गांव के बाहर होना चाहिए, यानी कि उन्हें गांव के अंदर नहीं रहने दिया जा सकता, कि उन्हें यह हक नहीं है कि वे अन्य लोगों के साथ मिलकर रह सकें, कि अन्य लोग उनके सुख दुख बांट सकें। तो चांडालों का निवास गांव के बाहर होना चाहिए। ये पात्र रहित हों तथा कुत्ते और गधे इनका माल हों, और ये मुर्दे का कफन पहने, फूटे बर्तनों में खाएं, लोहे के आभूषण पहने और सदा घूमते रहें, यही इनका काम है। यह बात मनुस्मृति के अध्याय 10 के श्लोक 51 और 52 में लिखी हुई है। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज का जरूरी सवाल यह है कि क्या भारत में मनुस्मृति का कानून आज भी लागू है? हमारे पास खोज के कौन कौन से औजार हो सकते हैं जिनसे यह पता चल सकता है कि मनुस्मृति का कानून भारत के नागरिकों पर अब भी लागू है या नहीं? अगर हम द हिंदू की इस रिपोर्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को साथ पढ़ें तो हमें कुछ न कुछ तो पता ही चल सकता है कि मनुस्मृति के कानून अब भी लागू हैं। दोनों रिपोर्ट्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इन दोनों रिपोर्ट्स में दिए गए आंकड़ों का वर्ण व्यवस्था के अनुसार विश्लेषण करने पर हमें पता चल जाएगा कि भारत के संविधान से टकराता हुआ एक बहुत ही पुराना और शोषणकारी विमर्श अब भी अपना असर दिखा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने के लिए मनुस्मृति के अध्याय 10 के श्लोक 51 और 52 पर गौर करें। इन श्लोकों के अनुसार चांडालों का निवास गांव के बाहर होना चाहिए, यानी कि उन्हें गांव के अंदर नहीं रहने दिया जा सकता, कि उन्हें यह हक नहीं है कि वे अन्य लोगों के साथ मिलकर रह सकें, कि अन्य लोग उनके सुख दुख बांट सकें। तो चांडालों का निवास गांव के बाहर होना चाहिए। ये पात्र रहित हों तथा कुत्ते और गधे इनका माल हों, और ये मुर्दे का कफन पहने, फूटे बर्तनों में खाएं, लोहे के आभूषण पहने और सदा घूमते रहें, यही इनका काम है। यह बात मनुस्मृति के अध्याय 10 के श्लोक 51 और 52 में लिखी हुई है। जो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं उनके पास ना तो बर्तन हो सकते हैं, ना ढंग के कपड़े हो सकते हैं, उनके पास सोना चांदी जैसी संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास संपत्ति नहीं होगी तो उनके अपने मकान नहीं होंगे और इसलिए वे हमेशा घूमते रहेंगे। मनुस्मृति के अध्याय 10 का श्लोक 53 सवर्णों को आदेश देता है कि धर्मात्मा मनुष्य उनके साथ बातचीत न करें, यानी कि जो गांव के बाहर की चौहद्दी पर रहने वाले लोग हैं, बाहरी सीमा पर रहने वाले लोग हैं, जो अनटचेबल हैं, जो शूद्र हैं, जो अस्पृश्य हैं, जो चांडाल हैं, उनके साथ धर्मात्मा मनुष्य बातचीत न करें। यह आदेश मनुस्मृति अपने अध्याय 10 के श्लोक 53 में सवर्णों को दे रही है और साथ में कह रही है कि जो धर्मात्मा मनुष्य है तो कौन चाहेगा कि उसे लोग धर्मात्मा न माने। तो धर्म की आत्मा उसमें वास करती है, ऐसा दिखाने के लिए उसे इन लोगों के साथ बातचीत, किसी भी तरह का जो इंटरेक्शन है, संपर्क है, वह बंद रखना होगा। यानी जो फ्रेटर्निटी का आइडिया है, जो भाईचारे का आइडिया है भारत के संविधान में, उसके बिल्कुल खिलाफ मनस बनाता हुआ, वातावरण बनाता हुआ यह आदेश है मनुस्मृति का सवर्णों के लिए। मनुस्मृति के अध्याय 10 का श्लोक 54 कहता है कि इनका अन्न दूसरों के अधीन होता है और वे टूटे फूटे बर्तनों में दिया जाता है, यानी उनके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं होना चाहिए कि वे अपना अन्न
खुद पैदा कर सकें या अपने लिए अन्न की व्यवस्था खुद कर सकें। इसलिए कहा गया है कि इनका अन्न दूसरों के अधीन होना चाहिए और यह भी कहा गया है कि अगर सवर्ण इनको खाना दें तो किसी साफ सुथरे अच्छे बर्तन में कभी न दें, बल्कि टूटे फूटे बर्तनों में दें, जैसे किसी टूटे हुए घड़े के टुकड़े या किसी सड़े हुए अल्युमिनियम के या लोहे के बर्तन में। इस तरह के पात्रों में उन्हें भोजन दिया जाना चाहिए। यह मनुस्मृति का आदेश है। इसलिए महान भारत के महान लोग आज भी दलितों के लिए बर्तन अपने घर के बाहर अलग से रखते हैं। यानी कि सवर्ण मनुस्मृति के आदेश का पालन करते हैं। यहां भी मनुस्मृति जिंदा है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था। द हिंदू की यह खबर बताती है कि सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में किस वर्ग के लोगों का कितना रिप्रेजेंटेशन है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर बताती है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर के पदों पर किस वर्ग का कितना रिप्रेजेंटेशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसे संक्षेप में IIM कहा जाता है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे संक्षेप में IIT कहा जाता है। द हिंदू की खबर के अनुसार भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक पहल की है। इसके तहत देश की 4800 अर्बन लोकल बॉडीज में सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले करीब 1 लाख कामगारों की प्रोफाइलिंग हो रही है। यानी कि उनकी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी जाति क्या है, इस तरह की प्रोफाइलिंग हो रही है। अब तक जिन 38,000 कामगारों की प्रोफाइल तैयार की गई है, उनमें से 59% शेड्यूल्ड कास्ट, 15% OBC, 8% शेड्यूल्ड ट्राइब और बाकी 8% सामान्य वर्गों के कामगार हैं। यानी कि जिन 38,000 कामगारों की प्रोफाइलिंग हुई है, जो सेप्टिक टैंक साफ करने का काम करते हैं और सीवेज साफ करने का काम करते हैं, उनमें से करीब 70% लोग जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। अभी यह माना जाता है कि देश में शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी 15% है। देश में जिनकी आबादी 15% है, सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वालों में उनका रिप्रेजेंटेशन करीब 70% है। अगर हम बात करें शिक्षा की और शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की, तो हमें एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने दिखाई देती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बताती है कि IITs के प्रोफेसर्स में शेड्यूल्ड कास्ट के प्रोफेसर्स का रिप्रेजेंटेशन 2% है। जिनकी आबादी 15% है, वे पढ़ाने वाली जगह पर केवल 2% हैं। लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार उसी 15% की आबादी का गटर साफ करने वालों में रिप्रेजेंटेशन 70% है। यानी मोटा माटी कहें तो शेड्यूल्ड कास्ट अपनी आबादी के 5 गुना से कम संख्या में पढ़ाने के काम में है और अपनी आबादी के 5 गुना से ज्यादा संख्या में गटर साफ करने के काम में है। यही तो मनुस्मृति के अध्याय 10 के श्लोक 51 और 52 का उद्देश्य था और अभी भी उस पर अमल किया जा रहा है। IITs में प्रोफेसर्स के पदों में 81% रिप्रेजेंटेशन जनरल कैटेगरी के लोगों का है और शेड्यूल्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कितना है? 2%। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIMs का उदाहरण लें तो यहां भी स्थिति वैसी ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स के पदों में से 74% पदों पर जनरल कैटेगरी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि प्रोफेसर्स के पदों पर शेड्यूल्ड कास्ट के केवल 0.8% लोग हैं। यानी IIMs में जहां 100 में से 74 प्रोफेसर जनरल कैटेगरी के हैं, वहीं 100 में से 1 प्रोफेसर भी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी का नहीं है। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो वे अपनी आबादी के लगभग बराबर अनुपात में सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में लगे हुए हैं। 8% शेड्यूल्ड ट्राइब्स सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में हैं, लेकिन IITs में प्रोफेसर्स के पदों पर वे केवल
0.3% हैं। यानी हर 300 में से एक व्यक्ति जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है आईआईटी में प्रोफेसर के पद पर। हालांकि ओबीसी का आरक्षण 27% है, लेकिन कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि ओबीसी की आबादी करीब 50% होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज में ओबीसी के प्रोफेसर क्रमशः 3% और करीब 5% हैं। प्रोफेसर की संख्या के 74 से 81% पदों पर सामान्य वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, जबकि सीवेज और सेफ्टी टैंक की सफाई के काम में सामान्य वर्ग के मात्र 8% लोग हैं। यहां पर हम डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को याद करें जो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा कि वर्ण व्यवस्था डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ लेबरर है। ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में कुशलताओं के अनुसार काम नहीं बांटा जाता बल्कि वर्ण और जाति देखकर काम बांटा जाता है। इन आंकड़ों में आपको वर्ण व्यवस्था जिंदा दिखाई दे रही होगी। जो लोग वर्ण व्यवस्था के होने से इनकार करते हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी दिखाई दे रही होगी कि वर्ण व्यवस्था अभी भी जिंदा है। मनुस्मृति की नैतिकता और उसके कानून के हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट को सफाई का काम करना चाहिए और तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों को शिक्षा लेने और शिक्षा देने का काम करना चाहिए। 2024 में भारत देश में ऐसा हो रहा है। कम से कम सफाई और शिक्षा के मामले में भारत के नागरिकों पर भारत के संविधान और उसके तहत बने हुए कानूनों के साथ साथ मनुस्मृति के कानून भी लागू हो रहे हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को शुभकामनाएं।